इंसिडेंस यानी करापात का मतलब है कि हु विल बियर द फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स, कि टैक्स जब पड़ता है, किसी वस्तु पर टैक्स जब पड़ता है या किसी सेवा पे टैक्स पड़ता है तो उसको शिफ्ट करने की एक टेंडेंसी होती है। कोई भी टैक्स पे नहीं करना चाहता है कि सामने वाले को दे दे, मेरे पे टैक्स पड़ेगा तो मेरी इच्छा होगी कि आप मेरा टैक्स पे कर दें, पर करेंगे क्यों, है ना? तब करेंगे जब आपकी मजबूरी होगी, है ना? तो मजबूरी किसकी है, किसकी मजबूरी पड़ेगी, बनेगी, ये इस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उन बहुत सारे फैक्टर्स को पढ़ने की आज इस वीडियो में समराइज करने की कोशिश करते हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि मांग और पूर्ति की लोच। अब लोच का मतलब क्या होता है, सिंपली यदि समझें, इकोनॉमिक्स को साइड पे कर दें, तो लोच का मतलब होता है कि आप जो है अपनी डिमांड और सप्लाई को कितना अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा सकते हैं, आपका कंट्रोल कितना है। मेरे पास 50 सूट है, 51st सूट यानी कि 51वां सूट मैं लूँ या ना लूँ, ये मेरी मर्जी है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पर सूट के लिए मेरी मांग की जो इलास्टिसिटी है, लोच है, वो बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो 10 और ले सकती हूँ और मैं चाहूँ तो मेरा 50 सूट में आराम से चल सकता है, राइट? तो इसी तरीके से सप्लाई का भी केस है, तो उसमें भी इलास्टिसिटी होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं, आप गाजर मूली बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो वहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यदि आप शूज़ बेच रहे हैं या सदाबहार जो चीज़ें चलती हैं जो ख़राब भी नहीं होती वो बेच रहे हैं, तो आपकी सप्लाई बहुत इलास्टिक है। आप चाहें तो आज ही बेच दें और आप चाहें तो स्टोर करके 6 महीने साल रखें। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में अच्छे से फिट होना चाहिए कि आपका मतलब क्या है ना? इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे इस पर एक डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि इसके 10 डायग्राम्स बन सकते हैं और वो 10 डायग्राम्स एक वीडियो में मैं बना दूंगी, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक डायग्राम से समझा रही हूँ। यदि आपने सारे डायग्राम्स देखने हैं तो आपको पिछली वीडियो चेक करनी पड़ेगी, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो यहाँ पर समझिए अब उस इलास्टिसिटी से होता क्या है कि यदि मान लीजिए हमने एक केस लिया है कि डिमांड की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखने से पता चलना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को लाइन की शेप से पता चल जाना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। जैसे मैं बता देती हूँ इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है। इलास्टिक डिमांड है, ये कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए ये आपकी इनिशियल प्राइस और डिमांड है, ठीक है? ये प्राइस है और इतना आप खरीद रहे हो इस कीमत पर। अब आप चेंज करके देखिए, प्राइस को आपने चेंज किया, मान लीजिए इतना चेंज कर दिया। यदि प्राइस से ज़्यादा चेंज डिमांड में आ गया, है ना, प्राइस आपने इतनी बढ़ाई, मान लीजिए 5 रुपये प्राइस बढ़ाई और 10 यूनिट आपने डिमांड कम कर दी, तो इसका मतलब आपकी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यदि तो 5 ही होती तो हम कहते कि इक्वल्स टू 1, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है ना। 5 रुपये प्राइस बढ़ी है लेकिन आपने डिमांड ज़्यादा कम कर दी है, यानी कि चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन डिमांड। डिमांड में अंतर जो है ज़्यादा आ गया प्राइस में चेंज करने से। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है और यही इसी बेसिस पे आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और यदि ये भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपको ये डिमांड वाला चैप्टर, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर दोबारा से करना पड़ेगा। चलिए, तो ये सप्लाई को हमने नॉर्मल बनाया है, ये इक्वल्स टू 1 होगा, आई होप, डिपेंड करता है, बना के देखें तो पता चल जाएगा आपको। तो डिमांड की इलास्टिसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। अब क्या होता है, टैक्स इम्पोज होता है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि टैक्स जब भी इम्पोज होगा तो हमेशा क्या होगा, सप्लाई कर्व आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है ना, क्यों शिफ्ट हो गया? तो वो इसलिए शिफ्ट होता है कि अब आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे थे, मान लीजिए पहले इतना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे, तो अब आप उसकी सप्लाई जो है इस प्राइस पे कर पाओगे। क्यों? क्योंकि टैक्स लग गया है, ठीक है? तो आपने टैक्स का इम्पैक्ट दिखाने के लिए, टैक्स का प्रभाव दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टैक्स लगा है, ठीक है? टैक्स लगने की वजह से आपका सप्लाई कर्व जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी हर क्वांटिटी अब आपको एडिशनल प्राइस पे या बढ़ी हुई प्राइस पे ही सर्व कर पाओगे, इसका मतलब ये है, ठीक है? तो अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ठीक,
अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ हुआ, नई क्वांटिटी क्या हुई, ये वाली हुई, ठीक है। प्राइस क्या हुई नई, ये वाली हुई, ये पुरानी प्राइस थी। यानी इतनी प्राइस बढ़ाने पे डिमांड आपकी ज़्यादा कम हो गई, है ना। डिमांड में चेंज ज़्यादा है, प्राइस में चेंज कंपैरेटिवली कम है, इसका मतलब इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर का अपनी डिमांड पे होल्ड है। यदि आपने कीमत बढ़ाई है तो कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड को काफ़ी कम कर देगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सेलर को इतना, टोटल टैक्स कितना है, ये है, ये टोटल टैक्स है, और इस अमाउंट पर टैक्स कितना, इतना, कितना, ए बी जो है हमारा टोटल टैक्स है। इसका वो हिस्सा जो प्राइस से नीचे रह गया वो तो सेलर पे पड़ेगा, ठीक है, ये सेलर बियर करेगा। और ये कौन बियर करेगा, ये आपका बायर बियर करेगा। जो प्राइस बढ़ गई वो तो नेचुरल है कि वो तो उसने बायर पे यानी कि खरीदने वाले पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो प्राइस नीचे रहे, जो टैक्स नीचे रह गया, वो कौन पे करेगा, वो सेलर पे करेगा। तो इस तरह के आपके 10 डायग्राम्स बन सकते हैं और उन पे अलग अलग इलास्टिसिटीज पे आपको पता चल जाएगा। आप बड़ी इजीली बता सकते हैं कि टैक्स कौन बियर कर रहा है और कौन नहीं बियर कर रहा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। आप इसको जितना मर्जी, जितना आपके पास टाइम है उतना इलेबोरेट कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंसिडेंस को, वो है मार्केट कंडीशंस। और मार्केट बेसिकली हम 3 तरह के मार्केट्स का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, परफेक्ट, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इन मार्केट में मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से आती है और ये सब डायग्राम्स के साथ आप बिल्कुल आपको समझ में आते हैं, क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पर इसको समझाना मुश्किल होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट कंडीशन होती है, पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें एक सेलर या एक बायर की मार्केट में कोई औकात नहीं होती, सही शब्द कि यानी कि वो जो है वो प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो वो टैक्स को शिफ्ट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये इंडस्ट्री है आपकी और इंडस्ट्री में ये सब की मिला के डिमांड है और ये सब की मिला के सप्लाई है। तो अब यहाँ पर ये प्राइस डिटरमिन हो गई। अब एक फर्म चाहे कि वो इस प्राइस को शिफ्ट कर दे तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट रन के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप टैक्स को आगे शिफ्ट कर सकें। हाँ, लॉन्ग रन में इट इज़ पॉसिबल कि शॉर्ट रन के अंदर जब बहुत सारी फर्म्स को टैक्स बियर करना पड़ेगा तो क्या होगा, उनको लॉस होगा। लॉस होने से हो सकता है कुछ मार्जिनल फर्म्स जो हैं ओवर द टाइम मार्केट को छोड़ के चली जाएं। जब वो मार्केट को छोड़ के जाएंगी तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी, आप देखिए ये सप्लाई कम हो गई तो नेचुरल है प्राइस राइज हो जाएगी, और प्राइस राइज हो जाएगी तो यहाँ पर भी प्राइस राइज हो जाएगी, मतलब टैक्स जो है वो कंज्यूमर पे कुछ हद तक शिफ्ट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। वहीं देखिए मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर एक भी सेलर की कोई औकात नहीं है, यहाँ पे एक ही सेलर और उसके बहुत जो है चढ़ाई है, बहुत तो उसको पूछा जाता है, या वही एक उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो उस केस में क्या है, उस केस में भी कुछ चीज़ें हैं कि यदि तो टैक्स लगा है इस प्रॉफिट पे, ये आप पहचान रहे होंगे इस डायग्राम को होपफुली, तो तब क्या होगा, तब आपका टैक्स यदि तो प्रॉफिट पे लगा है तब तो फिर भी आप नहीं टैक्स को शिफ्ट कर पाओगे, क्योंकि तब मार्जिनल कॉस्ट यहीं की यहीं है। और मार्जिनल आपको पता है एमआर और एमसी के थ्रू ही प्राइस डिटर्मिनेशन होना है। तो एमआर एमसी तो इसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं और इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम भी होगा। तो यदि तो प्रॉफिट पे लगता है तो नो शिफ्टिंग विल बी देयर। पर हाँ, यदि टैक्स लगा है प्रोडक्शन पे तो क्या होगा, तो टैक्स शिफ्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट अप हो जाएगी। जब मार्जिनल कॉस्ट अप होएगी तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होने से नेचुरल है प्राइस भी शिफ्ट हो जाएगी। इसको बना के देखिएगा, बिना पेन पेपर के आप मेरी क्लास में प्लीज ना आए, तो पेन और पेपर साथ में लेके आए, साथ साथ में बनाएं, तभी समझ आएगा। देन कम्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स हैं और अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेचने की वजह से उनमें एक तो सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है और डिमांड कर्व थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ब्रांडिंग है, उसके लॉयल कस्टमर्स हैं। तो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर फर्म जो है वो किस हद तक
टैक्स को शिफ्ट कर सकती है, ये उस फर्म की अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, उसके जो लॉयलिटी है उसके कस्टमर्स की उस पर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सर्टेनली कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि टैक्स शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि ना हो या पार्टली शिफ्ट हो जाए, ये बहुत सारे और अदर्स फैक्टर्स जो हैं वो इस बात को डिफाइन करेंगे। तीसरा हमारा मेजर फैक्टर है वो है कॉस्ट कंडीशंस या रिटर्न्स, किस तरह के रिटर्न्स से एक प्रोडक्शन प्रोसेस गुजर रही है। हमने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले भी पढ़ा है कि कोई भी प्रोडक्शन में 3 तरह की स्टेजेस हो सकती हैं। पहली वो स्टेज जब इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये हमारा मान लीजिए LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो शुरुआत में क्या हो रहा है कि कॉस्ट डाउन जा रही है, कॉस्ट डाउन का मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब ये वाली सिचुएशन है तो कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स। और जब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में सप्लाई कर्व की शेप भी ऐसी ही होती है, ये सप्लाई कर्व, ये भी सप्लाई कर्व और ये भी सप्लाई कर्व। तो पहली जो हमारी है, हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात की है, तो डिक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब हमारा सप्लाई कर्व, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों सप्लाई कर्व हम बहुत कम बनाते हैं और ये तो बिल्कुल ही कम बनाते हैं। तो ध्यान से, ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व की शेप में नेगेटिव शेप होगा आपका सप्लाई कर्व भी। तो ये बना, मान लीजिए ये आपका सप्लाई कर्व है, राइट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में टैक्स लग गया, टैक्स लगने से क्या होगा, सप्लाई कर्व ऊपर जाता है, क्योंकि अब हम पहले से ज़्यादा प्राइस पे ही अपने सामान को जो है वो सप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए कॉस्ट सप्लाई कर्व ऊपर गया, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम ये बना। और इस इक्विलिब्रियम पे आप देखिए, ये आपकी P0 थी और ये आपकी P1 है। आप देखिए टैक्स कितना लगा, ओहो कलर मुझे दूसरा लगाना चाहिए था ना। टैक्स कितना लगा है, टैक्स लगा है आपका ये, ठीक है, ए बी टोटल टैक्स आपने ए बी तो आपने बढ़ाया है, लेकिन एक्चुअल टैक्स कितना लगा था, टैक्स लगा था AC, ठीक है, AC लगा टोटल टैक्स, लेकिन आपने कितना प्राइस कितना बढ़ा दिया, AB के बराबर बढ़ा दिया। और ये दिखाता है कि जितना टैक्स लगा था आप मतलब जो है प्रोड्यूसर बहुत अच्छे मूड में होता है ना, अच्छे दिन होते हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा जो है, यदि 5 रुपये टैक्स लगा है तो वो 7 रुपये जो है वो कीमत बढ़ा देता है, यानी 2 रुपये अपने जेब में भी जाने देता है। तो इस तरह की पोजीशन होती है। जब कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में हम काम कर रहे होते हैं तो सप्लाई कर्व हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, ऐसा सीधा हॉरिजॉन्टल है। और तो जो टैक्स लगेगा तो ये ऊपर को शिफ्ट होगा, और अब हमारा नई क्वांटिटी ये आ गई, नई प्राइस ये आ गई, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जितना टैक्स था वो सारा का सारा शिफ्ट कर दिया, ना उसने अपनी जेब में कुछ एक्स्ट्रा रखा और ना ही एक्स्ट्रा कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर अपनी जेब से कुछ दिया ना लिया, ठीक है। टैक्स एज इट इज़ बाहर से लिया और बाहर ही दे दिया। अब ये है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आपने हमेशा देखा होगा कि सप्लाई कर्व हमारा हम ऐसा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं, इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस लेते हैं, और अजम्पशन हमारी ये है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही अप्लाई होते हैं अल्टीमेटली, तो इसीलिए हमारा सप्लाई कर्व हमेशा ऐसा होता है। अब इस कंडीशन में टैक्स लगता है तो हम पहले भी बना चुके हैं, इसलिए कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो टैक्स जो है वो बंट गया है सेलर और बायर के अंदर, जो नीचे रह गया वो सेलर बियर करेगा और जो ऊपर चला गया वो खरीदार को जो है बियर करना पड़ेगा। तो ये तीनों तरह के केसेस हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि टैक्स के शिफ्टिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हैं जैसे नेचर ऑफ द टैक्स, कि टैक्स किस तरह का है, किस चीज़ पर लगा है। जैसे कि यदि टैक्स लगा है फिक्स्ड कॉस्ट पर तो उसको आमतौर पर शिफ्ट नहीं किया जाता है, जैसे लाइसेंस की फ़ीस बढ़ गई हो या कोई एक मुश्त लमसम टैक्स लग गया हो, तो उसको प्रोड्यूसर को होता है कि मैं खुद ही इतना सारा कौन चेंज करेगा, प्राइसेस कौन चेंज करेगा, या उसमें ताम झाम में पड़ने की बजाय वो चॉइस करता है कि वो खुद ही उसको पे कर दे। लेकिन यदि वेरिएबल कॉस्ट पे लगा है तो उस केस में उसको शिफ्ट करने की ज़्यादा जल्दबाजी होती है या ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन कम्स की अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स यदि बहुत थोड़ा सा है तो अगेन फिर उसको यही लगता है कि ताम झाम से बचने के लिए टैक्स को खुद बेयर कर लो ये, लेकिन अमाउंट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा है तो उस केस में उसको शिफ्टिंग की गुंजाइश नज़र आती है या ज़रूरत नज़र आती है। देन कम सब्सटीट्यूट्स। यदि प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट है, वो जो प्रोडक्ट
जिस पर टैक्स लगा है उसके जैसे और भी प्रोडक्ट मार्केट में और उन पर टैक्स नहीं लगा है, तो उस केस में जो है कभी भी प्रोड्यूसर रिस्क नहीं लेता, सेलर रिस्क नहीं लेता कि उसकी प्राइस को बढ़ाए, क्योंकि उस केस में उसकी डिमांड में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए वो टैक्स को खुद बियर करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो नेचुरल है कि वो टैक्स को बड़ी इजीली शिफ्ट कर सकता है। देन कम्स कि टाइप ऑफ टैक्स, कि टैक्स किस तरह का, एड वलोरम है कि स्पेसिफिक है। एड वलोरम वो टैक्स होता है जो वैल्यू पे लगता है ना, और जो स्पेसिफिक टैक्स होता है वो उसके वेट पर या साइज पर लगता है। तो जो वेट और साइज पे लगता है वो इजीली पास ऑन हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू पे लगता है उसमें क्या होता है कि टैक्स बढ़ा तो टैक्स बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ने से अगेन वैल्यू पे लगना है तो फिर वापस से टैक्स बढ़ गया। तो उस केस में बहुत ज़्यादा टैक्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो और फिर वो डिमांड कम होने की का डर बना रहता है। तो इसलिए जो एड वलोरम टैक्स है उसको टैक्स शिफ्टिंग करना उसकी थोड़ा मुश्किल होती है। देन कम्स जोग्राफिकल एरिया, कि यदि एरिया बहुत सारे एरिया पे टैक्स लगा है फिर तो इजीली शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यदि किसी स्पेसिफिक एरिया पे, छोटे एरिया पे टैक्स लगा है तो उस केस में क्या होता है कि शिफ्टिंग जो है उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। लोग दूसरी जगह से सामान खरीद के यहाँ लेके आ सकते हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगा है। जैसे पेट्रोल के केसेस में आप देखते हैं कि जहाँ पर टैक्स कम होता है तो बॉर्डर एरियाज वाले क्या करते हैं, वहाँ जाके पेट्रोल फिल करवा लाते हैं, तो इससे टैक्स इफेक्टिव नहीं रहता। तो उस केस में भी शिफ्टिंग होती है या नहीं होती, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है। देन कम्स कस्टमरी प्राइसेस, कि कुछ प्राइसेस होती हैं, कुछ चीज़ों के प्राइसेस हैं जो हमारे दिमाग में एक बेंट ऑफ माइंड बना हुआ है कि इस चीज़ की इतनी है। जैसे एक बिस्किट का पैकेट है तो वो हमें पता है कि इतना सा बिस्किट का पैकेट 10 रुपीज़ का आता है। यदि उस पर टैक्स लगेगा तो क्या होगा कि वो उसकी प्राइस को चेंज करने की बजाय बेटर है कि उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा या जो है उसकी क्वालिटी को घटा देगा पर टैक्स को शिफ्ट नहीं करेगा, 10 से 12 या 12 से 15 नहीं करेगा उस पैकेट की प्राइस। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है उसको 10 रुपये में खरीदने की। यदि वो 10 से 15 कर देता है तो हो सकता है कि हम उसकी डिमांड को ख़त्म कर दें या ना उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो इसलिए उस केस में शिफ्टिंग के चांसेस कम होते हैं। बाकी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जिस पर टैक्स लगा है, यदि वो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल खरीद रहा है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आप बड़ी इजीली टैक्स को शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने प्राइस नहीं पूछनी होती है। लेकिन मिडिल क्लास है या लोअर क्लास का आपका ग्रुप है, इनकम ग्रुप जो है जिससे आप डील कर रहे हो, तो उस केस में जो है शिफ्टिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चेक कर करके खरीदते हैं कि प्राइस टैग कितना है, फलां दुकान पे कितना है, फलां प्रोडक्ट का कितना है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंसिडेंस को या शिफ्टिंग को प्रभावित करते हैं। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, और मेरा ख्याल ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो चुका है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें रह रही हैं तो उसको मैं शॉर्ट में डील करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, मन लगा कर पढ़ें।